चलो मैं स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग मॉड्यूल लाए हो ना आप लोग? हाँ, नहीं लाए तो शेयर कर लो। पेज नंबर 82 देख लेना उस पर। चैप्टर के एंड में ना सम्स दे रखे हैं, उस पर आ जाओ। ठीक है, मिल गया? स्टार्ट करें? चलो बातें करना बंद कर दूं, बस अब ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, पेज नंबर 82 से कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कैपिटल बजटिंग। सम्स दे रखे हैं वहाँ पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने एनपीवी वाले टॉपिक पे बात की, पेबैक पीरियड के बारे में देखा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स डिस्कस किया। तो उसके वो सम्स यहाँ पे एक बार एज एन एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे दे रखा है ना, डिसीजन रूल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से, उसमें जो डेटा दे रखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा उसमें करेक्शन भी मैं बता देता हूँ। जो आपको पहला टेबल दे रखा है उसमें एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज वाला, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन तो नीचे स्टार्ट हो रहा है ई पॉइंट के बाद। तो जो टेबल है दैट इज डेटा, वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन वर्ड वहां से आप कैंसिल कर दो। बाकी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स दे रखी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट एक्स अलग है, प्रोजेक्ट वाई अलग है, और दोनों में इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है। जो इनफ्लोज है सामने नेट कैश फ्लोज बोला हुआ ही है, तो उसको CFAT मानेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डेटा दे रखा है, उसके बेस पे कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देख लो। एक तो ऊपर डेटा में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रेट दिख रहा है दैट इज 12%। तो अगर जिस मेथड में काम होगा अपने उसको यूज करेंगे। फर्स्ट ए पॉइंट जो सॉल्व करने के लिए बोला है, कैलकुलेट फॉर ईच प्रोजेक्ट नॉमिनल पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये बोला हुआ है। अब इस बेस पे हम सबसे पहले पेबैक पीरियड वाला कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो डेटा आपके सामने है। दोनों प्रोजेक्ट्स का आपको पेबैक पीरियड निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड आपको ध्यान में है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज पहले कंसीडर करने पड़ेंगे और उसके बेस पे अपने देखेंगे। प्रोजेक्ट एक्स की अगर हम बात करें तो 10,000 रुपीज आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके सामने जो कैश इनफ्लोज दे रखे हैं वो आपके सामने है, उसके बेस पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लो। फर्स्ट ईयर का 6500 है, सेकेंड ईयर का 3000 ऐड करके 9500 हो जाएगा, फिर 12500 और 13500। तो ये प्रोजेक्ट एक्स के क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज आपके सामने। ठीक है, अपन ने किया था उसने, जो कैश फ्लोज ईयर वाइज दे रखे हैं उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। अब 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हमें रिकवर करना है। सेकेंड ईयर तक आते आते 9500 जो है आपका रिकवर हो गया, और थर्ड ईयर तक आते आते 12,500 टोटल आपने अर्न कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक इवन पॉइंट इसके बीच में आया होगा। अब एग्जैक्टली ब्रेक इवन कितने पे आया वो हमें कंसिडर करना है। मैंने बोला था कोई फॉर्मूला जैसी नीड है नहीं, प्रोपोर्शन ही लगाना है। 2 साल तो पूरे हो ही गए, तो बेस में 2 ईयर्स तो आएगा। प्लस में हम क्या करेंगे वो आप देख लो। थर्ड ईयर में आपने कितने पैसे कमाए, 3,000 रुपए। ठीक है, वो यहाँ से डिफरेंस दिख ही रहा है। लेकिन आपको ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए थे, सिर्फ 500 रुपीज। 9,500 से 10,000 तक, तो प्रपोर्शन में क्या आ जाएगा, 500। बस अब ये रेशियो ले लो, 2 ईयर्स में ऐड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर? देखो कितना हो रहा है, 500 बाई 3,000 1/6, 0.16 रिकरिंग होगा, 2.17 आना चाहिए। देखो आ रहा है 2.17, राउंड ऑफ कर दिया, 166 रिकरिंग आ रहा होगा, 2.17 आप कर सकते हो। अब इसको अगेन वो मंथ्स में निकालने की कोई नीड है नहीं, ऐसा तो मैंने आपको जो समझाने के लिए उस दिन किया था। आपका फाइनल आंसर यही होगा, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। फाइनल आंसर अभी के लिए यही। तो ये प्रोजेक्ट एक्स का हो गया। वैसे ही प्रोजेक्ट वाई में आप कंप्यूट करके देख लो, पे बैक पीरियड कितना आ रहा है बता दो।
बोलो आंसर आया, कितना आ रहा है 2.86। बाकी सबका आ रहा है, सॉल्व हुआ, कोई कंफ्यूजन फॉर्मूला में? फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला प्रोपोर्शन वाला ही कैलकुलेशन करना है, तो 2.86 आना चाहिए प्रोजेक्ट वाई के लिए। अच्छा, तो पेबैक पीरियड के बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, एक्स या वाई? रीजन, जल्दी रिकवरी होगी, ठीक है। तो पेबैक पीरियड में ऐसा नहीं है जो हायर होगा बेटर होगा, वैसा नहीं रहेगा। पेबैक पीरियड जितना शॉर्टर होगा ना, दैट इज बेटर। एक्स में आ रहा है 2.17, वाई में आ रहा है 2.86, तो इट शोज कि आपको एक्स वाले प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए सिर्फ 2.17 ईयर्स चाहिए, उतना जल्दी पैसा आ जाएगा। वाई वाले प्रोजेक्ट में 2.86 ईयर्स लगेंगे, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कंपेरेटिवली एक्स इज बेटर। तो अगर पेबैक पीरियड के बेसिस पे आपको पूछा होगा कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो प्रोजेक्ट एक्स। डन, लॉजिक समझ आया? चलो आगे देखें। अब इसी क्वेश्चन में और भी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोली आपको, जैसे एनपीवी। एनपीवी अपने सॉल्व कर सकते हैं, कैश फ्लोज है आपके पास। अब एन्यूटी नहीं है, मतलब पर ईयर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट है वो 12%। देख लेते हैं। चलो प्रोजेक्ट एक्स वाले केस में पीवीआईएफ वाले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 12% पर एनम। फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर लो क्या आ रहे, और उसके हिसाब से फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा। ये टोटल अमाउंट चाहिए। फिर एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये बता दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा है। फैक्टर्स ठीक से कैलकुलेट करना। अगर स्क्रीन पे पूरा अमाउंट नहीं ले रहे हो तो 4 डेसिमल्स जो है वो स्टैंडर्ड है, 4 डेसिमल्स आप ले सकते हो। पहला फैक्टर है 8928 आएगा। ये फैक्टर्स रहेंगे, और लास्ट डिजिट राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने। 4 डेसिमल से जो आंसर आएगा ना उसकी एक्यूरेसी सही रहेगी, तो 2 डेसिमल मत लेना, 3 या 4 तो आपको मिनिमम लेने ही चाहिए। अब बता दो प्रेजेंट वैल्यू, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ। पॉइंट्स, फिर उसको 7 कर देते हैं। 10967 आ रहा है ये अमाउंट। 6 10966 आ रहा है सबका। 1-2 रुपए इधर उधर आया हो कोई डेसिमल की वजह से, दैट इज ओके। 10,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी कितना हो गया 966। पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रहा है, एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट या नहीं? करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। अब ये प्रोजेक्ट एक्स का एनपीवी गिना, वैसे ही वाई वाले का भी एनपीवी गिनना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वाई वाला आप कैलकुलेट करके बता दो, कंपेयर कर लेते हैं किसका एनपीवी बेटर है। हाँ देख लो आ रहा है, वाई का एनपीवी 630 रुपीज पॉजिटिव।
जो सेकंड वाले प्रोजेक्ट में एन्युटी वाला केस है ना, सारे कैश फ्लोज इक्वल है, अब जीटी फैक्टर से भी कर सकते थे अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी अंडरस्टूड था क्योंकि मैं बता चुका हूँ एन्युटी वाले में आप जीटी फैक्टर डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे। अगर आपने एक एक करके मल्टीप्लाई किया तो मेहनत होगी फालतू की, ज़रूरत नहीं थी। बोलो आ गया? हाँ आंसर सेम ही है, सिर्फ मेथड की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि कैश फ्लोज इक्वल है जीटी फैक्टर लेके डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते। कैश फ्लोज अनइक्वल है तो फिर ऑप्शन नहीं है, एक एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट ऑप्शन है, जल्दी आंसर आ जाएगा। चलो इतनी देर में सॉल्व हो जाना चाहिए। हो गया? दोनों का एनपीवी आपने देख लिया, तो एनपीवी के बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है? प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनपीवी जो है वो आ चुका है, ऐसे तो वाई शुड ऑलवेज बी बेटर देन एक्स, बट ऐसा है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बेटर है, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आपके पास ये जो डेटा है इसके बेस पे आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों प्रोजेक्ट्स का कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख लेते हैं। वैल्यूज क्या लेंगे, फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो 10966 डिवाइड बाय 10,000, ये आ जाएगा 1.0966, जैसा है पूरा ही रख लेते हैं। वैसे ही वाई के केस में 10630 डिवाइड बाय 10,000। आगे दोनों के पीआई रेशियोज भी आ गए। अगेन डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, पीआई रेशियो के बेस पे कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, अगेन प्रोजेक्ट एक्स क्योंकि रेशियो हायर है। हमने देखा था पर रुपी कितना पैसा वापस आएगा वो शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना आईआरआर, जो अपन ने डिस्कस नहीं किया था, वो ये सामने उन्होंने पूछा है ना, तो ये डेटा यूज करके आईआरआर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लेते हैं। तो कंसेप्ट में इसमें कवर कर लेता हूँ। चलो ध्यान दो, पहले आईआरआर है क्या वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं तो एप्लीकेशन समझ आ जाएगा। आईआरआर इज द एक्चुअल रेट एट विच यू हैव अर्नड रिटर्न। आप ये लिख लेना वहां पे, द एक्चुअल रेट एट विच वी हैव अर्नड रिटर्न इज आईआरआर। द एक्चुअल रेट at which we have earned return is IRR. Good. Actual rate at which we have earned return is IRR. Internal rate of return, हमने जिस रेट पे एक्चुअल में पैसा कमाया है, जो भी डेटा आपको दे रखा है उस हिसाब से, तो उस रेट को हम बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक बेसिक पार्ट हो गया। जैसे यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट एक्स दे रखा था उसी का डेटा अपने यूज़ कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे 10,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो यहाँ पे आपको बोला था 12% पर एनम, इसके हिसाब से आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ रहा था दैट इज़ 10966, और उस हिसाब से एनपीवी का अमाउंट आ गया 966 रुपीज़ पॉजिटिव। अब देखो ये क्या इंटरप्रेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है। अगर हम इस डेटा के हिसाब से चल रहे हैं तो जितने भी कैश फ्लोज आए थे हमने उसको डिस्काउंटिंग किस रेट पे किया, 12% पर एनम पे। तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम है और उस रेट से हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, आपने 12% से ज्यादा रेट पे पैसे कमाए या 12% से कम रेट पे पैसे कमाए? ज्यादा रेट पे कमाए होंगे। डिस्काउंटिंग रेट 12 है, आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% है। 12% पे ऑफ करने के बाद भी ये बचा ना आपके पास, तो डेफिनेटली आपने 12% से हायर रेट पे ही रिटर्न अर्न किया है। अब हमें ये जानना है कि वो हायर रेट कितना है। 12% से ऊपर ही होगा, वो 12.5 है, 13 है, 13.6 है, 14% है, कुछ भी रेट हो सकता है, तो दैट रेट इज आईआरआर। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो समझ लो। मैं एक बार पहले कंपैरिजन आपको बता देता हूँ। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और आईआरआर है, इसको अपने कंपेयर करके भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं।
आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सपोज वो IRR से ज़्यादा है, तो आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कॉस्ट ज़्यादा है और रिटर्न कम है, 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, IRR आ रहा है सपोज 10%, तो नुकसान हो गया ना, पैसे बचे ही कहाँ आपके पास। तो इस सिचुएशन में आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। दूसरी सिचुएशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज लेस देन IRR, जैसे इस केस में आपको दिख रहा है ये 12% है, तो ये कुछ ज़्यादा ही होगा, परसेंटेज नहीं पता लेकिन हायर होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो तीसरा सिचुएशन होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR सेम है, इक्वल है, इनडिफरेंस पॉइंट, ये वही पॉइंट है जहाँ NPV 0 आता है, पता है, जहाँ PI रेशियो 1 आता है, ये वही पॉइंट है। तो आप उस डेटा से भी कंपेयर कर सकते हो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, दिस इज इनडिफरेंस पॉइंट। अब मैं ना ये इनडिफरेंस पॉइंट का यूज करने वाला हूँ टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेट ऑफ IRR। अगेन IRR के लिए कोई अलग से उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया, ये स्टैटिस्टिकल मेथड, इंटरपोलेशन मेथड नाम दिया हुआ है, लेकिन इंटरपोलेशन मेथड में भी है तो रेशियो प्रोपोर्शन, नाम ऐसा रख दिया एकदम हैवी सा कि इंटरपोलेशन में पता नहीं क्या आने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन में रेशियो प्रोपोर्शन करना है, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या करना है। एक सेंटेंस और आप नोट कर लो कैलकुलेशन पर्पस के लिए IRR के बारे में। जैसे एक तो मैंने आपको लिखवाया, एक्चुअल रेट एट विच रिटर्न इज अर्न इज IRR, ठीक है, वो तो था। दूसरा आप नोट कर लो, द रेट एट विच NPV is equal to 0, the rate at which NPV is equal to 0 is IRR। वो मैं इसके बेस पे बोल रहा हूँ, ये वो पॉइंट है ना जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और IRR सेम है। एक पॉइंट तो ऐसा आता है इंडिफरेंस वाला, और आपको पता है कि इस पॉइंट पे आपका NPV डेफिनेटली 0 आया होगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, सॉल्विंग के लिए अजम्पशन यूज कर रहे हैं, इससे आपको एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाएगा कि इस सिचुएशन में जहाँ पे NPV आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ पे IRR का रेट कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं कि गिनना कैसे। ये आपने नोट कर लिया रिजल्ट, एक बार बाकी है तो लिख लो इसको। ठीक है, डन, नोट कर लिया। अब कैलकुलेशन के लिए काम करते हैं, थोड़ा इजी बना देते हैं उसको। प्रोजेक्ट एक्स के बदले ना मैं प्रोजेक्ट वाई का डेटा यूज कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं, आपके जो कैश फ्लोज है ना, वो एन्यूटी फॉर्म में, हर साल का कैश फ्लो सेम है, तो अभी कैलकुलेशन करने में टाइम बचेगा और इजीली समझ आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट एक्स आप खुद से भी सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। अपने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हैं दैट इज प्रोजेक्ट वाई। इसके डेटा में क्या था, NPV जो आपका आ रहा था 630 रुपीज़ था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो आ रही थी वो 10,630, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम 12% पर एनम, यही हो रहा था। अब देखो 12% से जब डिस्काउंट किया ना तो आपके जो कैश फ्लोज थे, जो CFAT था, जो CFAT का अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है 3,500 रुपीज़ पर एनम 4 साल के लिए, तो ये इक्वल है तो ईजी रहेगा अभी। अब देखो हमें पता है कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो हमने कमाया है वो 12% से कुछ हायर है, लेकिन वो कितना है वो पता नहीं। अब इसमें ना ट्रायल एंड एरर वाला मेथड है, आपको रेट लगा के देखना पड़ेगा और उसी से आइडिया लगेगा कि किस तरफ जा रहा है। डेफिनेटली 12 से ऊपर। अब हम क्या करेंगे, 12 से ऊपर 13% लेके देख लेते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% मानते हैं तो NPV कितना आता है। जैसे 12 पे आपका 630 आया ना, 13 पे कितना आता है वो गिनना है। अब क्योंकि इसमें अपना कैश फ्लो इक्वल है तो आप डायरेक्टली GT फैक्टर करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया। तो एक काम करो, NPV निकालो एट 13% पर एनम, कितना आ रहा है बताओ। मुझे NPV इक्वल टू 0 की तरफ जाना है, मेन वो आइडिया है डिस्काउंटिंग करके। 1 डिवाइड बाई 1.13 4 बार इक्वल टू GT, और फिर उसमें 3,500 मल्टीप्लाई कर दो और फिर 10,000 माइनस कर देना लास्ट में, कितना है 410.6, तो 411 ले लेते हैं, आ रहा है। अब देखो बात सुनो, 12% से आपने डिस्काउंटिंग रेट 13% किया, NPV रिड्यूस हो गया ना, होना ही था, रेट हायर करोगे डिस्काउंटिंग का तो 0 की तरफ जाएगा। हमें ऐसी वैल्यू चाहिए NPV इक्वल टू 0 आ जाए, कितने परसेंटेज पे आएगा वो देखना है। अब ये 13 पे तो 411 आ रहा है, तो अपने 15% डायरेक्टली ट्राई करते हैं। NPV इक्वल टू 0 पे जाना है, तो देखो ना NPV एट 15% कितना आ रहा है। यही तरीका है ट्रायल एंड एरर, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। 1 डिवाइड बाई 1.15 4 बार इक्वल टू GT, -10,000। हाँ माइनस में जा सकता है, जा रहा है तो बता दो कोई बात।
माइनस कितना 997, कितना माइनस में चला गया? बाकी भी एक बार वेरीफाई कर लो ना, इतना बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया ऐसा लग रहा है। तो करो ना यार, स्टेप्स तो वही है, 7.5 आ रहा है नेगेटिव। हाँ, इतना बड़ा नंबर 2% में इतना वेरिएशन आता नहीं, कोई बात नहीं, होता है नेगेटिव। ठीक है, ये आ रहा है 7.57 नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे एक वैल्यू ऐसी चाहिए थी जो जीरो के इस तरफ हो नेगेटिव साइड पे, और एक वैल्यू चाहिए जो जीरो के पॉजिटिव साइड पे हो। तो 14% पे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 14 पे भी देख लेते हैं। 197.99 ऐसा आ रहा है, 198 राउंड ऑफ कर दिया आ रहा है ये 14% पे। अब सुन लो ध्यान से, एनपीवी 14% पे निकाला तो पॉजिटिव आया, एनपीवी 15% पे निकाला तो नेगेटिव आया। डेफिनेटली आपका एग्जैक्ट आंसर इसके बीच में कहीं होगा, 14 पॉइंट समथिंग। अब वो कैलकुलेट करना है कि 14 पॉइंट कितना है, वो कैसे गिनेंगे? अगेन प्रोपोर्शन वाला ही पार्ट है इसमें। अब देख लो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। देखो एनपीवी इक्वल टू 14% को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 15% यहाँ पे। 14 पे आपका जो एनपीवी आ रहा था प्लस 198, और 15 पे आ रहा है नेगेटिव में 7.57, ये है। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, बोलो सर नंबर 9 में तो नेगेटिव नंबर उस तरफ आता है, तो कोई बात नहीं, फिर 15% इधर लिखो, 14 इधर लिखो, और इसको रिवर्स कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैलकुलेशन अपना वही रहने वाला है। हमें वो पॉइंट चाहिए इस लाइन पे जहाँ पे एनपीवी इक्वल टू 0 हो जाए, वही अपना जो पॉइंट होगा ना वो होगा IRR। समझ आ रहा है? दिस पॉइंट विल बी IRR। अब ये पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं। आप ये टोटल डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, उसके बेस पे पता चलेगा। ये जो आपका डिस्टेंस है टोटल, दिस इज 198 यूनिट्स, ठीक है, 0 से लेके 198 ऐसा बोल सकते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 7.57, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है वो बता। 191.57 या 43 कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक? 205 या 191? 191। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता है, तो आपने माइनस में क्यों लिया इसको? डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ना, एब्सोल्यूट नंबर। 7.57 प्लस 198 यूनिट्स, टोटल जो स्टेप होंगे ऐड करके आएगा 20557। ठीक है, पता चला? ये टोटल डिस्टेंस हो गया, इसमें से 198 ये वाला, 7.57 ये वाला। अब देखो हम है ना एक बेस सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 14%, एक बेस के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। और 14% को बेस मान रहा हूँ, तो IRR कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट यहाँ से करना है, इस पॉइंट से। अब देखो टोटल डिस्टेंस ये है 205.57, 14 से लेके 15 तक जाने के लिए। बट उसमें से हमें कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है टू रीच IRR? 198 यूनिट्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो टोटल पाथ जो है आपका, उसमें से आपको इतने यूनिट्स ही चलना है ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, हमें आगे नहीं जाना है। तो यही तो होगा प्रोपोर्शन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 14% प्लस 205.57, और जितना डिस्टेंस हमें चलना है 198 आगे। ये वैसे ही जैसा पे बैक में आप कर रहे थे उसी टाइप का क्राइटेरिया हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, सुनो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, आपने जो परसेंटेज का गैप लिया वो कितना, 14 से 15, 1% का वेरिएशन है ना। तो बिकॉज 1% का गैप है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा। आप बोलोगे फर्क क्या पड़ा, बट ये अगर 2% का गैप होता ना तो फर्क पड़ता, इसलिए बता रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। और फिर कहीं अगर आपने 13 और 15 ले लिया तो फिर वहाँ पे इंटू 2 आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो इंटू 1 जो कर रहे हैं उसका रीजन है कि परसेंटेज का गैप जो है वो 1% का है। अब ये कैलकुलेट कर लो, 198 डिवाइड बाई 205.57, 14.96 ये आया। दिस इज एक्चुअल IRR। इस रेट पे आपने ये प्रोजेक्ट में पैसे कमाए, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 12%। तो बिकॉज IRR इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज इम्प्लाइड कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। वो एनपीवी से भी विजिबल था, PI निकालते तो भी दिख जाता, और यहाँ से ही पता चली था। आया आप समझ में कैसे कैलकुलेट किया? अब देखो, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बोले सर 13 और 15 जैसे गिना हुआ ही था तो वही यूज कर लेते, फालतू में आपने 14% काउंट करवाया। हो ही सकता था ना, 13 और 15 ले लेते और वो इंटू 2 कर देते, वो भी पॉसिबल था। लेकिन इसमें एक्यूरेसी की बात होती है। अगर आप 1% के मार्जिन पे कैलकुलेट कर रहे हो, आपका ये जो आंसर आया है ये मोस्ट एक्यूरेट है। अगर आप 13 और 15 लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
इससे कहीं ना कहीं डेसिमल वैल्यू अलग जाएगी, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। हो सकता है 14.96 के बदले 95 या 97 या 965 कुछ आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो जितना आप ये डिस्टेंस ज्यादा क्रिएट करोगे जितने परसेंटेज का, उतना आपका आंसर जो है उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम 1% का मार्जिन ले लें। अपने को यही अगर कैलकुलेट करना है तो 13 वाले से ट्राई कर सकते हैं, देख लेते हैं कितना वेरिएशन आता है। हो सकता है सिमिलर भी आ जाए, लेकिन ये पहले आप नोट कर लो। मैं उस तरफ लिख देता हूँ। चलिए 13 और 15 कैलकुलेट कर लेते हैं। 13% एंड 15। 13 पे आपका एनपीवी आया था 411 और 15 पे वही 7.57 नेगेटिव। हमें चाहिए एनपीवी 0। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। आईआरआर अगर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बेस बनाएंगे 13% प्लस हमें कितना डिस्टेंस यहाँ पे चलना पड़ेगा, 411 यूनिट्स आउट ऑफ 418.57 और इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का गैप जो है वो 2% है। अब देख लो इसके हिसाब से कितना आपका आईआरआर बन रहा है। सेम आया, वो सेम इसलिए आया, नंबर्स पे डिपेंड करता है बाकी, क्योंकि और अपन ने बहुत ज्यादा गैप बढ़ाया भी नहीं ना, 14 to 15 था, 13 to 15 किया तो वो सिमिलर आ गया। आप और ज्यादा वेरिएशन लोगे 10 और 15 तो शायद वेरिएशन मिल भी सकता है, या नहीं मिला तो ठीक है। तो एग्जाम में ऑप्शन हो कि हाँ भाई 1% के गैप पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं ऑल्टरनेटिव है तो फिर ठीक है, फिर आप ये भी करोगे तो चलेगा। 14.96 आ रहा है तो इट इज ओके। अब इसमें उल्टा भी जा सकते थे ये वाले केस में, जैसे हमने 14% को बेस बनाया, 15% को बेस बना के भी कैलकुलेशन हो सकता था, आंसर उसमें भी सेम ही आने वाला है। इसमें गिन के देख लेते हैं एक बार। अगर आप 15% से स्टार्ट करोगे तो प्लस के बदले माइनस करना पड़ेगा, रिवर्स में जाना है, फिर डिस्टेंस इतना ही चलना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कौन वॉक करेगा वहां से यहाँ तक, तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देख लो, फिर ये कैलकुलेशन होगा 15% माइनस 7.57 डिवाइड बाई 205 इंटू 1, वही आ रहा है 14.96, ये अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप कहीं से भी स्टार्ट करो, रेफरेंस पॉइंट कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका वही आने वाला है 14.96। पता चला आईआरआर अब कैसे गिनना है, देख लो पूरे मेथड में। कुछ भी नहीं समझ आया, कोई क्वेरी है तो बोलो। ठीक है, तो अगर आपने इसको बेस बनाया तो ऑब्वियसली आप 14 से हायर नंबर पे जा रहे हो तो प्लस किया अपन ने, और 15 से स्टार्ट किया तो 15 से तो बैक जा रहे हो ना तो माइनस होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। डन, कंप्लीट। यहाँ तक बोलो आईआरआर में कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया? देखो प्रोजेक्ट वाई तो इजी था कैलकुलेशन वाइज, बिकॉज सीएफएटी एनुअली सेम था। अब यही आपको प्रोजेक्ट एक्स वाला घर पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसमें कैश फ्लोज अलग अलग है। अब उसमें जब आप रेट निकालोगे ना 13%, 15%, 17% जो भी है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन सारे अमाउंट्स का अलग अलग करना पड़ेगा, और फिर आएगा एनपीवी का अमाउंट, तो वहाँ थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। या जीटी फैक्टर से काम हो गया, वहाँ जीटी फैक्टर से काम नहीं होगा, ईयरली आपको फैक्टर्स लेके मल्टीप्लाई करना, बाकी का पॉइंट सेम ही है उसमें। तो आईआरआर प्रोजेक्ट एक्स वाला घर पे कैलकुलेट कर सकते हो, होमवर्क में उसको लिख लो। बाकी देखें सब में और क्या पूछा है। अभी एक बार आंसर कंपेयर करने के हिसाब से अपने सॉल्यूशन में देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने थोड़ा राउंडिंग ऑफ भी कर दिया। सुनो, आईआरआर अपना जो प्रोजेक्ट वाई में आ रहा था 14.96, उन्होंने उसको राउंड ऑफ करके 15 लिख दिया। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वो 14.96 आपको ऑप्शन प्रॉपर दिया होगा। और जो प्रोजेक्ट एक्स है उनका जो आईआरआर इन्होंने कैलकुलेट किया दैट इज 18%, वो भी 17 के आसपास होगा शायद, ये 18 पॉइंट समथिंग होगा राउंडेड ऑफ। तो आईआरआर के बेस पे अगर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना हो तो अगेन प्रोजेक्ट एक्स इज बेटर, आईआरआर जितना हायर होगा उतना बेटर है। तो 18% इज बेटर देन 15 ऑब्वियसली। तो आईआरआर के बेस पे सिलेक्शन करना हो तो भी प्रोजेक्ट एक्स ज्यादा फिजिबल है, उसको आपको प्रीफर करना चाहिए, ये पॉइंट है। तो इस मेथड में हमने पे बैक पीरियड देख लिया है सम में, एनपीवी हो गया, पीआई रेशियो आ गया, आईआरआर भी कवर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट है। बोलो कुछ नहीं समझ आया उसमें, कोई क्वेरी? क्लियर पूरा सम? अब ऐसे और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो सिमिलर पैटर्न पे, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, वो फिर आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद, वो थियोरेटिकल है, आपको सिर्फ एनालिसिस करके आंसर बताना है। क्वेश्चन 3 तो वो नोट कर लो।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ना वो ARR वाला जो मेथड है वो पूछा है, बट वो सॉल्व नहीं करना है। उसमें जो बी पार्ट है ना, दैट इज पे बैक पीरियड, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पे बैक पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, पे बैक पीरियड, ये करना है। ए वाला नहीं करना है ना। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड मैंने सिखाया नहीं, वो भी सॉल्व नहीं करना है, बट बी पार्ट पे बैक पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में एक बार ध्यान से आप डेटा पढ़ लेना। उसमें जो डेटा दे रखा है उसमें बोला है नेट इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो ये CFAT है या PAT है, ये आप देख लेना, उस हिसाब से सॉल्व करना। मैंने हिंट दे दिया, बाकी बातें आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। पेज 93 94 पे होगा। हाँ, तो मैं दोनों ही बोले ना, स्टार्ट 93 से हो रहा है, 94 तक जा रहा है। क्या 92 पे है? हाँ, तो वो मॉड्यूल का एडिशन अलग होगा ना इसमें। अच्छा, 2 क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड लिखा है ना, वो क्वेश्चन आप देख लो, पेज कौन सा है। क्वेश्चन का नाम पढ़ लो ना, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड मिला वो। ठीक है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट करके टॉपिक है उसमें। नहीं, ये करवा रहा हूँ, होमवर्क नहीं। क्वेश्चन 9 देख लो, छोटा सा टॉपिक है, जो अभी पढ़ा उसके बेस पे ये तो कवर हो जाएगा। ध्यान देना। हाँ, ये देख लो एक बार। इसमें एक अप्रोच है जिसको बोल रहे हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। रियलिस्टिक है, अभी मीनिंग बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये बहुत सही ऑप्शन उन्होंने दिया है यहाँ पे। देखो, अभी तक अपने जो भी सम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको CFAT दे रखा था। मैंने पहले भी आपको बोला कि CFAT जो है वो एक्चुअल अमाउंट नहीं है, वो आपने सर्वे किया होगा, एस्टिमेट किया होगा कि अगर हम ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 4 साल में ये कैश फ्लोज आएंगे। तो वो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो तब आएंगे ना जब इन्वेस्टमेंट करोगे, वो तो अभी से पता नहीं है। तो आपने जो एस्टिमेशन किया वो एस्टिमेशन 100% एक्यूरेट होगा, ये गारंटीड है। जैसे अभी पिछले सम में हम देख रहे 3500 ईच ईयर, तो एग्जैक्ट 3500 ही आएगा जब एक्चुअल में इन्वेस्ट करोगे। वेरिएशन आ सकता है ना, वो वेरिएशन की बात यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में, CE अप्रोच में। अब इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली ये CE अप्रोच है क्या। अपने नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने एग्जाम अपियर कर लिया है, कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, जो भी सिचुएशन है। इसके पहले कोई तो एग्जाम आपने दिया ही होगा, कितने लोगों ने बोर्ड एग्जाम भी दिया होगा शायद। हाँ, है ना, मास प्रमोशन वाला लॉट है इसमें। कोई बात नहीं, पॉइंट आउट मत करो, जिन्होंने दिया है उनको समझ आएगा जल्दी, बाकी लोग भी थोड़ा सा अज्यूम कर लो। अब 100 मार्क्स का आपका पेपर है, आपने अपियर किया, कितने मार्क्स का अपियर किया होगा? पूरा 100 का लिख के आए हो? ऐसा जरूरी नहीं, मैं तो नहीं लिख के आया कभी आज तक। चलो 100 में से ना एक रेशियो रख लेते, आपने 90 मार्क्स का लिखा, ऐसे डीमोटिवेट नहीं करते, ठीक है। 90 मार्क्स का तो सबने लिखा ही होगा। अब 90 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, तो 90 तो आएंगे ना? नहीं, क्या बात है, 95 तो नहीं ले आओगे? ठीक है, BNSGO में हो सकता है ऐसा। होता भी है, इसीलिए जो बेचारा पेपर लिख के आया बोले सर लिखा ही 50 मार्क्स का था, 65 आ गए मेरे, तो किसी और के बेचारे के आपको मार्क्स ट्रांसफर कर दिए, उसको कम दिया होंगे। अब 100 में से आपने 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, वो 90 मार्क्स में से आप गारंटी नहीं दे रहे ना कि 90 आने वाले हैं, वो तो पॉसिबल है भी नहीं, आपको ही पता है, मुझे पता है। लेकिन पता है, अपने एग्जाम देने के बाद ऐसी बात करते हैं क्या 90 का अटेम्प्ट किया है, मिनिमम इतने तो आ ही जाएंगे, ऐसा होता है। अब वो इतने कितने भी हो सकते हैं, दैट इज वेरिएबल। मिनिमम 40 तो आने ही चाहिए, वो भी कम पढ़ेंगे तो 50 तक तो बोलना ही पड़ेगा मुझसे। आप बोलो नहीं मिनिमम 40 तो आ ही जाएंगे, बोले तो फेल है ना फिर, क्योंकि एवरेज कैसे बनेगा? तो एग्रीगेट के हिसाब से 50 तो मिनिमम चाहिए। तो इसमें से कुछ रेशियो बताओ ना, कितना आपको मिनिमम लगता है कि आ जाएंगे, आ सकते हैं? कुछ ऐसा नंबर अज्यूम करें। 60, चलो एक काम करते हैं, वो राउंड फिगर करने के हिसाब से या रेशियो के हिसाब से मैं 63 मार्क्स ले लेता हूँ। कि आपने ना पूरा कैलकुलेट किया एक एक क्वेश्चन में कि इतने मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, करेक्ट है, रॉन्ग है, ऐसा एनालिसिस करते भी है ना पेपर से बाहर निकल के, रिजल्ट के दिन कुछ अलग ही आता है, रिवर्स हो जाता है नंबर की पूरा। बोले 63 सोचा था, 36 आ गए, पता नहीं क्या हो गया। अब RTI फाइल करेंगे चलो, और उसमें और पोल खुल जाएगी, आने 36 ही थे, ठीक है। चलो
63 आपके मार्क्स, आपने बोला कि 90 का अपीयर किया है 100 में से, मिनिमम 63 तो आ ही जाएंगे, तो ये सर्टन हो गया ना, इतना आपने अटेम्प्ट किया, बट आप इसमें से अश्योरेंस कितना दे रहे हो कि मिनिमम इतने तो आ जाएंगे। अच्छा, इससे ज्यादा आ गए तो दैट इज ओके, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं आएंगे ऐसा आप कमिटमेंट दे रहे हो, तो दिस इज सर्टन अमाउंट आउट ऑफ द टोटल, ये सर्टन हो गया। अब इसको अगर रेशियो वाइज गिनेंगे ना, इसके रेशियो में, तो दिस इज 70%, ऐसा बोल सकते हैं। अब 70% के बदले अगर ऐसा लिख दूं 0.7, तो भी एक ही बात है ना कि जितना आपने अपीयर किया उसमें 0.7, तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब कि भाई अगर आपने 1 मार्क्स का अपीयर किया है तो उसमें 0.7 आ जाएंगे, 90 का अपीयर किया तो मिनिमम 63 आ जाएंगे। ये सेम चीज कैश फ्लोज पे भी अप्लाई हो सकती है। अब वो क्वेश्चन 9 में आप देख लो, जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला है क्वेश्चन, उसमें देखना जो प्रोजेक्ट्स आपको दे रखे हैं, प्रोजेक्ट एम और प्रोजेक्ट एन। प्रोजेक्ट एम में देखो कैश फ्लोज दे रखे हैं 4,50,000, 5 लाख और वापस 5 लाख, 3 साल के, ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल तो है नहीं, बट उसके साथ आपको एक सीई फैक्टर दे रखा है एक कॉलम में। तो देखो पहला फैक्टर जो है 0.8, वो ये सजेस्ट करता है कि 4,50,000 का जो एस्टिमेट है उसमें से मिनिमम 80% तो हम कमाई लेंगे, तो 4,50,000 का 80% आप कर लो, या 0.8 मल्टीप्लाई कर देख लो कितना होगा, 3,60,000। तो ये हो गया सर्टन कैश फ्लो, अपने जो टर्म यूज कर रहे थे ना CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब आप इसके अंदर जब सीई फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम बोलेंगे सर्टन कैश फ्लो। समझ आ गया कि इतना मिनिमम तो आने वाला है, इससे कुछ ज्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा। वैसे ही बाकी के ईयर्स में भी निकाल लोगे प्रोजेक्ट एम के लिए। तो अब जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सपोज आपको एनपीवी निकालने के लिए बोला है, तो वो एनपीवी आप कौन से कैश फ्लोज पे कंसीडर करोगे, ये CFAT पे या सर्टन कैश फ्लोज पे? सर्टन कैश फ्लोज पे, क्योंकि जब ये आपको दिया हुआ है फैक्टर तो वो चाहते हैं कि आप सर्टन कैलकुलेशन करके बताओ कि मिनिमम एनपीवी कितना आएगा। तो पहले आपको कुछ एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा है, CFAT वाली पूरी कॉलम को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, सर्टन कैश फ्लोज निकाल लेने हैं और फिर डिस्काउंटिंग के लिए इसको यूज करना है। जब एनपीवी फाइंड आउट करोगे ना, तो ये कॉलम यूज नहीं करना है, आपको सर्टन कैश फ्लोज यूज करना है। जो भी एनपीवी आएगा वो मिनिमम गारंटीड हो गया कि इतना तो कम से कम अर्न करेंगे। एक्चुअल में जब इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कुछ ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि ये सर्टन है। आप इन्हें ये चीज कमिट की और वो फैक्टर जो है वो निकाल के दी। आया समझ में? तो क्वेश्चन 9, अब बाकी कैलकुलेशन आप घर पे कंप्लीट कर सकते हो, सर्टन या एडजस्टेड कैश फ्लोज निकाल के एनपीवी कैलकुलेट करना। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स काफी है इस चैप्टर में, जैसे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का अप्रोच था, एक और भी ऐसा अप्रोच है वो बता देता हूँ, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट वाला, देखिए दिया हुआ है क्या। क्वेश्चन तो उसके बेस पे दिख नहीं रहा है लेकिन कंसेप्ट बता देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। थियरी में होगा आगे टॉपिक। चलो ध्यान दो। हाँ, अभी फाइनेंस में आपने बाकी के टॉपिक्स पढ़े हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको इजीली रिलेट भी हो जाएगा। जो केई अपने कैलकुलेट करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या WACC बोल लो या COC, जो भी आप निकाल रहे हो, वो क्या होती है? इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर की लालच कि पैसा लगा रहा हूँ शेयर में तो कम से कम इतना % रिटर्न चाहिए। अब अगर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी 12% रिटर्न चाहिए और उससे ज्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्टर खुश है, अभी 12 सोचा था 15% मिल रहा है तो अच्छा है, शेयर होल्ड करो। लेकिन यही अगर 11 या 10% मिल रहा है ना, तो वो शेयर को बेच के निकल जाएगा, 12% वाला कोई और रिटर्न ढूंढेगा। तो कहीं ना कहीं जो केई वाली बात हम करते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इन्वेस्टर। अच्छा, एक्सपेक्टेशन किस बेस पे होती है? रिस्क के साथ उसका कोई रिलेशन है, रिस्क और रिवॉर्ड। अच्छा, तो आपने पढ़ा रिस्क और रिटर्न या रिस्क और रिवॉर्ड का ट्रेड ऑफ। तो भाई जितना रिस्क आप ले रहे हो उतना आप रिवॉर्ड कैसे एक्सपेक्ट करते हो? हायर या लोअर? लेकिन ऐसे होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, सुना होगा ऐसा आपने, हायर रिस्क हायर रिटर्न। तो ये क्या श्योरिटी होती है कि ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा? पॉसिबिलिटी होती है, वो पूरी बात नहीं बताते उसमें। सर हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ लो रिटर्न, क्रिप्टो। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, जितना आपने रिस्क लिया हाई रिटर्न की लालच में उतना दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज तो हमेशा इन्वेस्टमेंट में होने ही वाली है। अब रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट में वो ये बोल रहे हैं कि आपको एक फैक्टर दिया होगा, रिस्क फैक्टर, ठीक है, और उस हिसाब से डिस्काउंटिंग रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो दे रखा होगा। सपोज ऐसा है कि रिस्क फैक्टर 0.0, कैसे कैलकुलेट किया वो अपना हेडेक नहीं, उन्होंने दिया होगा, बोला इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल या जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है वो कितनी? 12%। फिर आपको आगे फैक्टर दे रखा है कि अगर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है
तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है ना, तो फिर वो रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। मिलेगा क्या हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी होगी। ऐसे आपको डेटा दे रखा होगा, 0.4 है 16%, 0.6 है तो 18%, ऐसे कुछ डेटा दे रखा है। अब आपको बोला है कि एक प्रोजेक्ट में आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट ए, उस प्रोजेक्ट का जो रिस्क फैक्टर है दैट इज 0.4, तो आप उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करने के लिए कौन सा रेट यूज करोगे? 16%। अंडरस्टूड था? तो बस ये कंसेप्ट है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, कि जैसे जैसे रिस्क चेंज होगा डिस्काउंटिंग रेट पे उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसको एडजस्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे कौन से रेट से डिस्काउंट करना है। तो ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी रेट ले लिया, जो प्रोजेक्ट का आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसका रिस्क फैक्टर देखो, डेटा में दिया होगा, उसके बेस पे रेट सिलेक्ट करो और वही डिस्काउंटिंग रेट होगा। तो ये एक एडिशनल स्टेप है। बाकी एनपीवी गिनने का तरीका आगे का सेम है, उसमें कुछ भी नहीं। आया समझ में? तो ये नोट कर लो, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, डन, नोट कर लिया? कोई कंफ्यूजन इसमें पता चल गया? तो फिर टॉपिक इसके साथ कंप्लीट है, बाकी के मेथड्स फिर अपने कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए पैकअप।